अस्सलामु अलैकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों। आज 20 जनवरी है। आज ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान का यौम वफ़ात है। आज ही के दिन यानी 20 जनवरी 1988 ईस्वी को जंग आज़ादी का ये अज़ीम सिपाही हम सब से रुखसत होकर अपने मालिक हकीकी से जा मिला था। आइए आज हम सब मिलकर उनको खराज अक़ीदत पेश करें और इस मौके पर उनके ख़िदमात को याद करें। बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, अज़ीज़ बच्चों, ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्हें बच्चा ख़ान और बादशाह ख़ान के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पैदाइश 1890 ईस्वी को पेशावर में हुई थी। वतन परस्ती का जज्बा, हुब्बुल वतनी का जज्बा इन्हें विरासत में मिला था। इनके परदादा आबिदुल्लाह खां एक सत्यवादी और लड़ाकू प्रवृत्ति के नेता थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई कबीलाई जंग में नेतृत्व किया था और इसी वजह से उन्हें प्राण दंड भी दिया गया था। इनके पिता बैराम खान शांत स्वभाव के इंसान थे और वह हर वक्त इबादत और रियाज़त में मशगूल रखते थे, ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन मौजूदा तालीम की अहमियत और अफादियत को वो समझते थे। इसलिए उन्होंने ज़माने के विरोध के बावजूद, अपने गांव और समाज के विरोध के बावजूद अपने बेटे ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान को मिशन स्कूल में तालीम के लिए भेजा। मिशन स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद कुछ दिनों तक ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल की, लेकिन किसी परेशानियों के सबब फिर लौट कर वो अपने इलाक़े में चले गए। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क व कौम की खिदमत में वक्फ़ कर दी। समाजी खिदमात अंजाम देते रहे। 1919 ईस्वी में जब रॉलेट एक्ट आया तो उसकी मुखालफत ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान ने भी की और इनको कैद कर लिया गया। 6 महीने के लिए इनको सज़ा हुई। अंग्रेज़ सरकार ये चाहती थी कि इनको मज़ीद सज़ा मिले, इसलिए उसने बहुत कोशिश की कि पख्तून पठान कम्युनिटी का कोई शख्स, वहाँ का कोई शख्स ऐसा मिल जाए जो ये गवाही दे दे कि ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान ने ही उनको अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ वर्गलाया था, लेकिन किसी ने गवाही नहीं दी। बावजूद इसके 6 माह के लिए ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान को कैद कर दिया गया। कैद से छूटने के बाद भी ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में लगे रहे और गांधी जी के साथ हो लिए। गांधी जी के अहिंसावादी उसूलों के ये इतने कट्टे फॉलोवर थे। इनका भी तरीक़ा वही था जो गांधी जी का था। हम अपनी आज़ादी की लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़कर हासिल करेंगे और इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान ने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन बनाया, जिसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन के ज़रिए उन्होंने लोगों को पैगाम दिया कि ईश्वर हमारी खिदमत का मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारी खिदमत का मोहताज नहीं है। अल्लाह हमसे ये चाहता है कि हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। समाजी खिदमत का जज्बा इन्होंने लोगों में भरा और फिर धीरे धीरे मुल्क की आज़ादी की तरफ भी खुदाई खिदमतगार संगठन शामिल हो गया और उसने ये कोशिश की कि ग़ुलाम मुल्क को आज़ाद कराने की तहरीक चलाई जाए, क्योंकि ये भी इंसानी खिदमत का काम है। 1930 ईस्वी के इस अभियान के बाद उनको
قید کر لیا گیا اور جیل ہو گئی، لیکن گاندھی ایروین سمجھوتے کے بعد ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ گاندھی جی لندن گئے، دوتیہ گول میز سمیلن میں بھاگ لیا، یہ وارتا وفل ہو گئی۔ گاندھی جی واپس آئے، اس کے بعد ہندوستان میں پھر سے سوینے اوگیا آندولن ہونے لگا۔ خان عبدالغفار خان بھی اپنے استر سے آندولن کرنے لگے اور ان کو پھر سے جیل میں قید کر دیا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد 1934 میں خان عبدالغفار خان نے پورے ملک کا دورہ کیا اور یہ کوشش کی کہ لوگوں کو آزادی کی تحریک میں شامل کیا جائے، آزادی کی یہ تحریک عوامی تحریک بن سکے اور ہندو مسلم سب متحد ہو کر گاندھی جی کے نیترتو میں آزادی کی لڑائی لڑیں۔ اس کے لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ 1942 عیسوی میں اگست کرانتی میں پھر خان عبدالغفار خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور 1947 تک ان کو جیل میں رہنا پڑا۔ سوتنترتا 1947 میں ملی، لیکن اس کے ساتھ ہم کو جو بٹوارے کا غم جھیلنا پڑا، بٹوارے کا جو دنس جھیلنا پڑا، اس سے خان عبدالغفار خان بہت دکھی تھے۔ خان عبدالغفار خان نہیں چاہتے تھے کہ ملک کا بٹوارا ہو، لیکن باوجود اس کے ملک کا بٹوارا ہو گیا، اور چونکہ وہ پختونستان علاقے سے آتے تھے، اس لیے بٹوارے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو پاکستان میں سکونت اختیار کرنی پڑی۔ پاکستان سرکار سے بھی وہ ناراض تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو قبیلائی علاقہ ہے اس کو ایک الگ دیش کا درجہ ملے۔ پختونستان کے لیے انہوں نے آندولن کیا، جس کی وجہ سے ان کو زیادہ تر پاکستان میں بھی قید کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ پاکستان میں زیادہ تر وقت ان کا قیدی کے طور پر گزرا یا نظر بند رہتے ہوئے گزرا۔ 1969 میں انہوں نے اپنی ایک آپ بیتی لکھی جو دلی میں شائع ہوا۔ دلی کے جمال پریس نے دلی سے خان عبدالغفار خان کی آپ بیتی شائع کی، جو 250 پیج پر مشتمل تھا۔ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اس کے بعد 1970 عیسوی میں خان عبدالغفار خان نے ایک بار بھارت آنے کے بعد بھارت کے لگ بھگ تمام علاقے کا دورہ کیا۔ آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ اس دور میں خان عبدالغفار خان ہمارے پیارے کشن گنج بھی آئے تھے۔ کشن گنج کے روئی دھاسا میں پہلی بار خان عبدالغفار خان کے آمد پر ہی اینٹ اور سیمنٹ کا اسٹیج بنایا گیا تھا، جسے لکڑی اور رڈ سے گھیرا گیا تھا، اور اس پر خان عبدالغفار خان نے ایک عظیم الشان جلسے کو خطاب کیا تھا۔ اس کے بعد خان عبدالغفار خان انجمن اسلامیہ کشن گنج بھی گئے تھے اور اس کی کارکردگی کو بھی دیکھا تھا اور کئی سجھاؤ بھی دیا تھا۔ آج انجمن اسلامیہ اپنے حالات پر آنسو بہا رہا ہے، لیکن کسی زمانے میں یہ مرکز ہوا کرتا تھا تعلیم کا۔ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خان عبدالغفار خان نے جو خدمات انجام دیا تھا، جنگ آزادی میں ان کا جو رول تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آج تک وہ مقام نہیں مل پایا جو ان کو عوامی طور پر ملنا چاہیے۔ حالانکہ بھارت سرکار نے ان کی اس قربانیوں کو یاد کیا اور 1987 عیسوی میں ان کو بھارت کے سب سے بڑے ناگرک سمان بھارت رتن سے سمانت کیا تھا۔ بھارت رتن پانے والے خان عبدالغفار خان پہلے غیر ملکی ہیں۔ ان کو بھارت رتن اس لیے دیا گیا تھا کہ بھارت ان کے سپنوں میں جیتا تھا۔ وہ ہمیشہ بھارت کو متحد دیکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے لڑائیاں لڑی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ملک کا بٹوارا ہو گیا اور ان کو پاکستان میں سکونت اختیار کرنی پڑی۔
बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, 1988 में आज ही के दिन 20 जनवरी 1988 ईस्वी को मुल्क का ये अज़ीम सिपाही, आज़ादी का ये अज़ीम सिपाही हम सब से रुखसत हो गया, लेकिन उनके जो पैगामात थे वो आज भी हमारे लिए अहमियत रखते हैं, और अगर उस पर हम अमल करें और उनकी बातों पर गौर करें तो आज भी हिंदुस्तान जन्नत निशान बन सकता है और कौम व मिल्लत की फलाह हो सकती है। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान ने एक तकरीब के मौके पर कहा था कि जिस कौम में दिलेरी और क़ुरबानी का मादा बाकी नहीं रहता, वो कौम हमेशा दूसरों की शुजाअत में अपने खुश होने के मौके ढूंढती रहती है। आज हमारे कौम की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। उनका ये कौल कि जो अक़वाम बातें कम और अमल ज़्यादा करती हैं वो अपनी मंजिल पाती हैं, अगर आज हम, आप और हमारे रहनुमा इस पर गौर करें और बात के बजाय काम पर ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि कौम और मुल्क का मुस्तकबिल संवर सकता है। अपनी ज़ुबान की अहमियत व अफादियत पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस कौम की नज़र में अपनी ज़ुबान की वक़्त ना रहे, उस कौम की अपनी वक़्त नहीं रहती, और जिस कौम से अपनी ज़ुबान खो जाए वो कौम खुद खो जाती है। आज हमारी कौम अपनी ज़ुबान से दूर होती जा रही है, नतीजा हमारे सामने है। हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी कौमियत भी खोती जा रही है और उसको अपने कौम व मुल्क की बातें भी सही तरीक़े से मालूम नहीं होती हैं। एक मौके पर खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान ने यह तलक़ीन की थी कि मैं लोगों की बातों से नहीं, काम से ग़रज़ रखता हूँ। अगर काम दुरुस्त हो तो लोग जो कहें कहते रहें। यानी कि वो कभी भी लोगों की परवाह नहीं किया करते थे, वो ये देखते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, और हमेशा इस बात की कोशिश करते थे कि कौम आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े। उन्होंने कहा था कि कभी भी खौफ मर्ज का इलाज नहीं, कभी भी खौफ मर्ज का इलाज नहीं कर सकती। नफ़रत ज़िंदगी को मफलूज कर देती है, मोहब्बत उसे ज़िंदा करती है और मोहब्बत इसको रोशन करती है। आज खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान हम सबों के बीच नहीं हैं, लेकिन अगर हम उनको ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं तो आइए आज हम ये अहद करें कि खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान के इस जज्बे को अमली जामा पहनाएंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्क में मोहब्बत का रिश्ता कायम हो, अमन व अमान हो, भाईचारगी हो, सब एक दूसरे के गम में, एक दूसरे के दुख सुख में साथ आएँ। तो आइए अहद करें बतौर एक शायर, आओ ये अहद करें लुत्फ़ व करम बाँटेंगे, आओ ये अहद करें लुत्फ़ व करम बाँटेंगे, दीन व मिल्लत की कसम प्यार भी हम बाँटेंगे, सोज़े दिल ज़ख्म जिगर दीदे नम बाँटेंगे, दर्द बाँटेंगे, खुशी बाँटेंगे, गम बाँटेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग बाय आरफिन नूर इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं तालीमी मौजू के साथ साथ ऐसे शख्सियत पर भी गुफ्तगू करता रहूं जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी अब धीरे धीरे दूर होती जा रही है। अगर हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने असलाफ़ को याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कौम तरक्की के जानिब गामज़न रहेगी और हम कभी भी अपने मकसद से अलग नहीं होंगे, और हमेशा हमारी ये कोशिश होगी कि कौम, मिल्लत और मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।